हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वीडियो में सेमेस्टर थर्ड के जी हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर चर्चा की गई है। इसमें मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में वैसे विद्यार्थी जिन लोगों का जी पेपर हिस्ट्री है उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है और उसके लिए आप लोग क्या क्या अप्रोच अपना सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली तीन बिंदुओं पे चर्चा की गई है कि जो थर्ड सेमेस्टर जी हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके रेफरेंस बुक्स कौन कौन से बेहतर बुक्स हैं और उसका क्वेश्चंस पैटर्न क्या है, अर्थात कि जो आप लोगों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। तो आइए हम लोग एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि थर्ड सेमेस्टर जी हिस्ट्री में आप लोगों को जो पढ़ना है उस पेपर का नाम है मेडिवल इंडिया, जो कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक के बीच का आप लोगों को पढ़ना है। अर्थात कि जब 1526 ईस्वी में जब बाबर ने भारत पर जो है मुग़ल वंश की स्थापना की और 1707 ईस्वी वह डेट है जब मतलब जो है ये मुग़ल साम्राज्य का जो शासक औरंगज़ेब था उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात कि बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक के इतिहास को आप लोगों को जी हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है। अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बाबर, कंक्वेरर एंड एम्पायर बिल्डर, अर्थात कि बाबर एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में कैसे उसको जाना जाता है ये आप लोगों को जानना है। इसमें से सिंपल सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना, कि एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर की उपलब्धियों का वर्णन करें या बाबर की जीवनी एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। बेसिकली दो ही तरह से सवाल इसमें बनता है लॉन्ग क्वेश्चन कि एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर की उपलब्धियों का वर्णन करें या फिर बाबर की जीवनी एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें, या एक और भी सवाल दे सकता है कि भारत में बाबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण विजयों का वर्णन करें या युद्धों का वर्णन करें। तो इस तरीके से सवाल बनता है इस टॉपिक से, तो इसको आप लोग तैयार करें। दूसरा टॉपिक है शेरशाह, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी, अर्थात कि शेरशाह की प्रशासनिक और राजस्व नीति कैसी थी इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि शेरशाह जो था वो बहुत मतलब एक तरीके से एक प्रशासक के रूप में इतिहास में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, है ना। उसमें जो पहले से जो व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो चली आ रही थी उसमें कई सारे बदलाव किए जिसके कारण आम नागरिकों के अर्थात की जनता या प्रजा को, प्रजा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि उस समय राजा का ये था, शासन था, तो उस समय की प्रजा को उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती। इसलिए शेरशाह को जो है एक प्रशासक के रूप में इतिहास में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और इसकी जो राजस्व नीति थी शेरशाह की वह भी बहुत बेहतरीन नीति थी। इसलिए ये दोनों जो शेरशाह से जो दोनों टॉपिक जुड़ा हुआ है, प्रशासन और राजस्व की नीति, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सवाल भी इससे हर बार लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है कि शेरशाह की प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन करें या शेरशाह का प्रशासन कैसा था इसकी व्याख्या करें, इस तरीके से सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक है अकबर, अकबर का रिलीजियस पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी, ये दो पॉलिसी आप लोगों को पढ़ना है। अकबर की अर्थात की धार्मिक नीति और राजपूत नीति। चूँकि अकबर एक महान शासक था और धर्मनिरपेक्ष शासक इसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, जिसने हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के प्रति जो है समान भाव अपनाया था। ऐसा नहीं कि अकबर जो है इस्लाम धर्म को मानने वाला था तो उसने हिंदुओं के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक या निर्दयतापूर्वक जो है वो व्यवहार किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए इसकी धार्मिक नीति जो थी वो इतिहास में ज़्यादा पॉपुलर हुई और साथ ही साथ राजपूतों के प्रति इसने जो नीति अपनाई थी वो आप लोगों को पढ़ना है। बेसिकली एक चीज़, दोनों चीज़ थोड़ा ध्यान रखें कि अकबर बहुत ही दूरदर्शी शासक था। उसने ये जो धार्मिक नीति और राजपूत नीति की जो पॉलिसी अपनाई, बेसिकली भारत में मुग़ल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही अपनाई थी। क्योंकि अकबर को यह पता था कि भारत में मुग़ल वंश
का शासन तभी स्थापित हो सकता है जब हम बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति सहिष्णु दृष्टि रखें और साथ ही साथ जो उस समय के जो मतलब सबसे बहादुर सैनिक जो राजपूत होते थे, है ना, उन लोगों के प्रति जो है हम जो है मतलब दया भाव रखें या उन लोगों के प्रति जो है सहानुभूति रखें, तभी भारत में मुगल वंश स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसने अकबर ने जो है धार्मिक नीति और राजपूत नीति अपनाई थी। और इससे भी लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का उल्लेख करें या अकबर की राजपूत नीति का उल्लेख करें। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ टॉपिक है आप लोगों का जहांगीर, रोल ऑफ नूर जहां इन मुगल पॉलिटी, अर्थात कि इसमें आप लोगों को जहांगीर के बारे में थोड़ा बहुत जानना ही जानना है, साथ ही साथ इससे ज़्यादा कि मुगल राज व्यवस्था में नूर जहां की क्या भूमिका थी इसके बारे में आप लोगों को जानना है। चूँकि इतिहास जब आप पढ़ेंगे और खास करके नूर जहां का इतिहास अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जिस समय जहांगीर शासन कर रहा था उस समय शासन व्यवस्था में जहांगीर का कम बल्कि नूर जहां की भूमिका जो है वो ज़्यादा प्रमुख थी। इसलिए नूर जहां की भूमिका को आप लोगों को पढ़ना है इतिहास में, और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मज़ा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है शाहजहां, द गोल्डन एज, मतलब ये गोल्डन एज वार ऑफ सक्सेशन, अर्थात कि शाहजहां के बारे में आप लोगों को जो पढ़ना है वह शाहजहां का युग, मतलब स्वर्ण युग क्यों था शाहजहां का युग, और शाहजहां के समय में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसके बारे में आप लोगों को जानना है। यहाँ पे कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या करें, है ना, सिंपल सा सवाल। तो ये आप लोगों को जानना है। या शाहजहां के शासनकाल में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का वर्णन करें। तो ये दो सवाल बनते हैं यहाँ से, इसे भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। छठा टॉपिक है औरंगजेब, औरंगजेब का दक्कन पॉलिसी पढ़ना है और रिलीजियस पॉलिसी पढ़ना है कि अर्थात कि औरंगजेब की दक्कन नीति और धार्मिक नीति, ये दोनों नीतियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कहा जाता है कि औरंगजेब की यही दोनों नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, है ना, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। इसलिए ये दोनों पॉलिसी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी मुगल साम्राज्य, मतलब काफ़ी जिम्मेदार थी मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए। इसलिए इन दोनों पॉलिसी को आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ऐसे अभी आप लोग अच्छे से तैयार करें, और ये लगभग हर बार आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। सातवां टॉपिक है मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, है ना, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था, कि जो मुगल काल में जो रेवेन्यू वसूल करने के लिए, राजस्व वसूल करने के लिए जो मनसबदारी व्यवस्था अपनाई गई थी और जागीरदारी व्यवस्था अपनाई गई थी, वो किस प्रकार की व्यवस्था थी, ये आप लोगों को जानना है, इसके बारे में आप लोगों को। और आठवां टॉपिक है डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, न्यू अप्रोचेज, अर्थात कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के लिए जो कारण उत्तरदायी थे उसके लिए जो नए दृष्टिकोण के द्वारा जो सोचा गया है, जो लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा, वो आप लोगों को पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एजीटीज सवाल बनता है, तो इसलिए भी आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। नौवां टॉपिक है शिवाजी, ईयरली लाइफ, कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, अर्थात कि शिवाजी का जो है प्रारंभिक जीवन और विजय और उसके प्रशासन के बारे में आप लोगों को जानना है। ज़्यादातर शिवाजी के प्रशासन के बारे में आप क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। एंड लास्ट टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, पुर्तगीज़, फ्रेंच एंड इंग्लिश, अर्थात कि यूरोपीय शक्तियों का आगमन, है ना, यूरोपीय शक्ति में कौन कौन, पुर्तगाली, फ्रेंच और अंग्रेज, है ना। तो इन अर्थात कि पुर्तगालियों, फ्रेंच और अंग्रेज़ कैसे कैसे भारत में आए और अपनी सत्ता को स्थापित किए, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो इस तरीके से कुल 10 टॉपिक आप लोगों को जी हिस्ट्री में पढ़ना है। और एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक दिया गया है पहला से लेकर के ये 10वां टॉपिक तक, लगभग हर बार हर एग्ज़ाम में ये 10 टॉपिक से एक एक सवाल लगभग रहता ही है। इसलिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं इन सारे टॉपिक से, उससे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है सहूलियत हो जाए। अब अगर हम लोग इसके रेफरेंस बुक्स की बात करें तो आप लोग
दो किताब खरीद सकते हैं और ये आप लोगों को आगे भी काम आएगा, क्योंकि ये जो दोनों किताब है यहाँ पे देख सकते हैं। एक एच.सी. वर्मा का मध्यकालीन भारत आता है ना, ये 2 पार्ट में आता है। एक सल्तनत काल के लिए पहला पार्ट है और मुग़ल काल के लिए दूसरा पार्ट है। तो आप लोगों को मुग़ल काल के लिए दूसरा पार्ट जो है वो खरीदना है। आप लोग अगर इसे बेहतर और विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब को आप लोग ज़रूर खरीदें, एच.सी. वर्मा का मध्यकालीन भारत। और एक दूसरी किताब है सतीश चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये दोनों किताब जो है वो दोनों लैंग्वेज अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसलिए आपको जिस भाषा में सहूलियत हो उस भाषा में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और ये दोनों किताब आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। अब अगर हम लोग एक क्वेश्चंस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूरी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप लोगों का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से पासिंग मार्क्स 32 है ना। और 80 मार्क्स और बचे जो 20 मार्क्स हैं 100 में से, उस 20 मार्क्स का एग्ज़ाम जो होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम्स के रूप में आप लोगों का ले लिया जाता है। तो यहाँ पे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आप लोग देख लें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, अर्थात कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, अर्थात कि सारी क्वेश्चंस के जो मान हैं वो बराबर है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। और पहला क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में जो होता है मल्टीपल चॉइसेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट ए में मल्टीपल चॉइसेस के 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा और ये कुल 10 नंबर का रहेगा। और ये पार्ट बी में जो है वो, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट बी में जो है वह शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को लिखना है जो 5-5 नंबर का होता है, अर्थात ये बी भी 10 नंबर का होता है। अर्थात कि पहला क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का हुआ, 10 नंबर मल्टीपल चॉइसेस का क्वेश्चन अर्थात कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और 10 नंबर का जो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा। ये कुल मिला के 20 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया, ये कंपलसरी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक, इसमें से किसी भी 4 सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं। जो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं उसका उन 4 सवालों का जवाब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इस तरीके से 4 सवाल ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हो गए और 1 सवाल पहला, अर्थात टोटल 5 सवाल का जवाब आप लोगों को लिखना होता है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का जो है टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा हो गई। रेफरेंस बुक्स और क्वेश्चंस पैटर्न क्या होगा इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर का एक सिंपल पेपर दूंगा और कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कि मैं इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। जय हिंद।